नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चतुरंग लॉकडाउन सीरीज में, इस लाइव सेशन में। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस लाइव सेशन में मैं आप सबका इस तरीके से स्वागत करना चाहता हूं कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं आज। हम जो भी लॉकडाउन सीरीज है ये चल रही है वो क्यों हो रही है, इस पे किसी ने चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि इस पे करना चाहिए। कोरोना काल की एक बड़ी भीषण परिस्थिति हुई है कि सभी कोई न कोई, किसी न किसी परिवार के कोई न कोई सदस्य आहत हुए हैं, इस दुनिया से गए हैं। कला जगत को भी बड़ी भयंकर क्षति हुई है। बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट इस कला जगत से चले गए, जिनकी कमी हमेशा खलेगी हमको। जो कला जगत की महान हस्तियां थी पूरे देश में, विदेशों में भी, इस भयावह परिस्थिति को देखते हुए ये चतुरंग लॉकडाउन सीरीज का आगाज हुआ था। मैं सभी कला प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक बार उन सभी कला प्रेमियों को और उन लोगों को जिन्होंने कोरोना से इस धरती को छोड़ा है, इस धरती से विदा ले लिया है, उन सबको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। और आपके सामने मैं एक मंत्र पढ़ना चाहता हूँ जो सभी को आत्मा शांति प्रदान करे और सभी को वैकुंठ में वास दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वृद्धानि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सीमेंट और राजस्थान फोरम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन हो रहे हैं। इस नेक्स्ट कड़ी में मैं भी आपके सामने अपने कुछ कला अनुभव और अपनी कुछ कला यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस संदर्भ में मैं श्री सीमेंट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप जैसे कला प्रेमियों को इस तरीके से आयोजन करने से बहुत सारी कलाएं बच जाती हैं और एक सहारा मिलता है इस कठिन समय में। मैं आदरणीय संस्थापक महोदय साहब श्री संदीप जी भदौरिया को भी नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी राजस्थान फोरम की स्थापना की है। अध्यक्ष महोदय, ग्रेमी अवार्ड विजेता, पद्म भूषण आदरणीय श्री विश्व मोहन जी भट्ट, मैं उनको बड़े सम्मान से देखता हूँ, बड़े सम्मान से। मैं बचपन से भी उनका मैं फ़ैन रहा हूँ। एक्चुअल में मैं खुद म्यूज़िक लवर हूँ। मुझे गाना नहीं आता लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छे से आता है। तो शास्त्रीय संगीत और दूसरे इस तरह के संगीत बहुत मैं पसंद करता हूँ। तो उनको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। आगे की बात में आज मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ, किस वजह से बैठा हूँ, वो कौन है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिनिएचर चित्रकारी में अपना एक शिखर पे बैठने वाले हमारे देश के गौरव पद्मश्री आदरणीय श्री शाकिर अली जी सर बड़ा प्रेम करते हैं मेरे से। उनके चरणों में भी सादर वंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरीके का एक मौका दिया। कार्यकारी सचिव श्री अपराजी कुचल बड़ी स्पष्ट और धैर्यवान वक्ता हैं। मिला नहीं मैं उनसे, लेकिन उनकी जो 2-4 स्पीच सुनी तो उससे पता पड़ गया आर्टिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है। तो मुझे बड़ी खुशी है। आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे संचालक महोदय साहब आदरणीय श्री सर्वेश जी भट्ट साहब, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ आप इस
शानदार लॉकडाउन सीरीज़ में आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू। शब्द चित्रकारों के लिए नहीं बने हैं, शब्द एक वक्ता के लिए बने हैं, और आज चित्रकारों को वक्ता बनने का भी मौका मिल गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं म्यूज़िक लवर हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मेरी पेंटिंग्स में भी म्यूज़िक के बिना मेरी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा म्यूज़िक चलता है। और मुझे अपने म्यूज़िक को अच्छी लगती है कि चीज़ें कि भाई अपने म्यूज़िक को कैसे काम करें और कैसे नहीं करें। तो FM सुनता हूँ मैं, विविध भारती सुनता हूँ। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको सुनने को नहीं मिलती है, और आपके म्यूज़िक का ज्ञान, संगीत का ज्ञान भी वो बढ़ा देती है। तो मैं जब पेंटिंग बनाता हूँ तो साथ में म्यूज़िक भी सुनता हूँ। तो एक वाकया याद आ रहा है मुझको, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले, अपना परिचय देने से पहले। अपने बॉलीवुड के महान सिंगर आदरणीय श्री मोहम्मद रफ़ी साहब का एक इंटरव्यू याद आ रहा है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन एक इंटरव्यू उस विविध भारती पे आ गया था, और भाग्यवश मैंने सुन लिया था। तो आपके सामने शेयर करूँगा उनकी बात। तो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि साहब आप अपने जीवन के बारे में बताइए। तो हंस के बोले वो, अरे यार गाने वाला आदमी हूँ, मुझसे क्या बुलवाओगे, तुम ऐसा करो इंटरव्यू मत लो मुझसे, तुम गाने ही गवा लो। तो आज भी मुझे वो चीज़ बात याद आती, मुझसे पेंटिंग बनवा लो, आप मुझसे कुछ चित्र बनवा लो इस तरीके से। लेकिन शब्दों के इस चीज़ में थोड़ा सा एक प्रैक्टिस नहीं होती है, तो बोलने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन मुझे सभी लोगों का बहुत सहारा मिला है, आपका सबका प्रेम है, हौसला बढ़ाया है मेरा। जी हाँ, मैं मनदीप मीरा शर्मा उदयपुर का रहने वाला हूँ। विश्वकर्मा मेवाड़ सुथार समाज, जो शिल्पकार समाज भी पहचाना जाता है, जिन्होंने खुद बहुत सारी रचनाएं रची हैं, विश्वकर्मा जी, हम उनकी संतानों में आते हैं। परिचय के रूप में मैं अपने परिवार का देना चाहता हूँ कि माता पिता, बड़ी सिस्टर, सेकंड पे मैं, और छोटा ब्रदर संदीप शर्मा हम हैं। और 2017 में पापा को एक बड़ी गंभीर लंबी बीमारी हुई थी, उसमें उनका देहावसान हो चुका था। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है। मैं अपने कला के शुरुआती रुझान को आपके सामने प्रस्तुत इस तरीके से करना चाहता हूँ। जब मैं लगभग 3.5 या 4 साल का था, मुझे ये यकीन था कि मुझे याद है कि मेरे सिर पर वो जूड़ा होता है, जो जड़ूलिया बोलते हैं, जो प्रथम पुत्र होता है घर का, तो उसको रखते हैं। बहुत चाव से मैं पापा की पेंटिंग्स देखता था कि पापा कैसे बनाते हैं, क्या कलर यूज़ करते हैं। बड़े मतलब बचपन से ही एक मेरे अंदर जुनून था उस बात को लेने का। तो पापा बैठते थे, मैं साइड में खड़े घंटों देखता था। पापा भी जानते थे कि ये लड़का बहुत इंटरेस्ट रखता है, खुद बहुत खुश होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पापा, मतलब ये बात होगी 87 या 88 या 87 की होगी, 4-5 साल का होगा मैं। तो पापा ने एक मुगल पेंटिंग बनाई थी आइवरी के ऊपर। तो वो लगभग 1 या 1.5 महीने की मेहनत से बनी हुई थी। बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनी थी। और उस समय फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो व्यापारियों को बुलाने के लिए कि आइए पेंटिंग्स देखिए, अच्छा लगे बुरा लगे पेमेंट करिए, जो भी होता था। तो पापा गए थे, तो पापा की सीट पे मैं बैठ गया था, और मैंने उस बड़ी अच्छी पेंटिंग्स को अपने हाथ से अपने हिसाब से बनाने लग गया। पूरी कंप्लीट पेंटिंग को मैंने पूरा बिगाड़ दिया पेंटिंग्स को। पापा आए, सभी को जैसा होता है उनको भी दुख हुआ, थोड़ा सा मेरे ऊपर क्रोध भी किया। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ, मैं भी रोने लग गया था। तब उन्होंने एक बात बताई थी, बेटा तू क्या करना चाह रहा है, तूने आज ये ऐसा कर दिया तो पेंटिंग्स का नुकसान हुआ है। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, अपनी आर्थिक स्थिति वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे उस समय इतनी बात पता नहीं पड़ती थी कि मैंने क्या किया। तो लेकिन मैं एक बात पापा को कहा, पापा मुझे आर्टिस्ट बनना है,
मुझे कलाकार बनना है। पापा ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि यार इस बच्चे में जुनून है। पापा एक अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन वो होता है ना कि पूरी शिक्षा के अभाव में वो कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं बन पाए, और वो मुझको कंप्लीट आर्टिस्ट बनने के रूप में देखना चाह रहे थे, जो ये संभव नहीं है। किसी भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट संपूर्ण नहीं होता, लेकिन एक संपूर्णता की रास्ते पे जा सकता है। कुछ कमियां जो फादर में रहती है, अपने पिताजी में, वो अपने बच्चों में नहीं देखना चाहता है। तो पिताजी की एक बात याद आती है कि बेटा बनो तो पूरा कंप्लीट आर्टिस्ट बनो, अधूरा मत बनना। अधूरे की कोई नहीं पूछता है, अधूरे को इतना मान नहीं मिलता है। तो मैंने पूछा पापा कंप्लीट कैसे होता है? तो पिताजी ने मेरे को ये बताई बात कि जब, जैसे मैंने म्यूजिक की बात बताई थी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, म्यूजिक में सारे गम पद निसा पूरे जो सरगम होती है, उसी तरीके से पूरी कोई सी भी पेंटिंग्स की विधा हो, उसमें स्केचिंग बड़ी मेन जरूरी होती है। उन्होंने बताई थी बात, आप अपने मन से कुछ भी बनाना चाहते हो वो नहीं बना सकते। अगर आप कहीं बैठ के कॉपी कर लिए, इधर का देख लिया, उससे सीख लिया, इससे सीख लिया, उससे कुछ नहीं होना है। ये जरूरी है पहले उन चीज़ों के लिए, लेकिन आप अपने मन से चीज़ बनाओगे तभी वो, उसकी पूछ होती है जमाने में, उसकी एक अलग मौलिकता होती है, उसको जमाने में एक सम्मान मिलता है। मैं उस बात को उतना गहराई से नहीं समझ पाया, लेकिन पापा समझ गए थे। पिताजी ने मेरे को एक बात कही थी कि स्केचिंग रखना पड़ेगा तेरे को बेटा, बिना उसके संभव नहीं है। तो 15 वर्ष की आयु तक मैंने ओनली पेंसिल ही ली, और पेंसिल से ही मैंने स्केच किया। बड़ी कुंठा होती थी, लोगों को देख के भाई चित्र में रंग भरे जाते हैं। एक बाल सुलभ प्रवृत्ति के कारण सभी, मेरे मन में भी ऐसे विचार आए कि मैं भी कलर्स पेंटिंग बनाऊं, लेकिन पापा ने बड़ी स्ट्रिक्टली मेरे को ये कहा नहीं, तुमको पेंसिल ही करनी पड़ेगी। मैं पापा की एक पेंटिंग शेयर करना चाहता हूँ, बहुत पुरानी है, शायद मेरे जन्म के आसपास की है। ये पापा की पेंटिंग है, एक पेंटिंग ही बची है हमको याददाश्त के तौर पर। उन्होंने बात बताई थी कि मनदीप ऐसा है बेटा कि आप पूरी चित्रकारी की विधा को समझो और उसके बाद में आगे बढ़ो। जल्दीबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। पका हुआ फल ही बाजार में बिकता है, कच्चे फलों की कोई पूछ नहीं होती है। तो तुझको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को नाथद्वारा के एक प्रतिष्ठित चित्रकार घराना है, मैं उनका नाम लेने से भी घबराहट आ रही है मेरे को मन में, आदरणीय श्री नरोत्तम नारायण जी शर्मा। उनके छोटे पुत्र हैं आनंदी लाल जी शर्मा, श्री आनंदी लाल जी शर्मा। उनको पापा ने मित्र भी थे, और उन्होंने एक बात उनको कही थी कि मेरा बच्चा बहुत पूजन रखता है, आप इसको सिखाइए। तो बड़ी हर्ष के साथ में उन्होंने अपने बच्चे के समान उन्होंने मेरे को अपनी बात कही, और क्या, हाँ चलो तुम सीख सकते हो बात। तो गर्मी की छुट्टियां मैंने बहुत कम खेला। मैं गर्मी की छुट्टियों में मेरे पास पेंसिल स्केच बुक होती थी, और हम दोनों चले जाते थे। मेरा छोटा ब्रदर संदीप शर्मा, वो भी मेरे साथ में अच्छा काम सीखता था। हम इसी तरीके से सीखते थे गर्मी की छुट्टियों में, और इस तरीके से आते आते, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कभी हाथ से नहीं छोड़ी, कभी भी मैंने पेंसिल हाथ से नहीं छोड़ी। ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब मैंने स्केच नहीं किया हो। एक बात याद आती है पापा की, मैं जब 6th क्लास में था, मैं अच्छी ड्राइंग तो बना लेता था, लेकिन मुझे कलर भरना नहीं आता था, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे स्कूल में कंपटीशन होते थे बहुत सारे, तो 2-3 लड़के थे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते थे, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। वो कभी भी कंपटीशन में जाते थे तो वो प्रथम या द्वितीय आते थे, मेरा नंबर लगता नहीं था। तो मेरे मन में एक उदासीनता, हीनता भर गई मेरे अंदर कि यार पापा मैं स्केच तो अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है, इसलिए मुझे कंपटीशन में नहीं जाना। एक दिन सभी जनों ने नाम तो लिख लिया मेरा, मैंने बहाना बनाकर छुट्टी मार ली। किसी को पता नहीं था घर पर कि मैंने छुट्टी क्यों मारी, लेकिन जो मेरे सर थे जो हमको कंपटीशन में ले जाने वाले थे, उन्होंने घर पे आ गए, और घर इतना बड़ा नहीं था कि मैं कहीं छुप पाऊँ अंदर के कमरे में छुप गया। पापा को मैंने बोला पापा इनको बोलना क्या नानी के घर पे गया वो।
तो पापा ने एक बार तो बोल दिया उनको कि क्या हुआ क्या नहीं, कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद में मेरे को, वो जाने के बाद मेरे को खूब डांटा उन्होंने कि आज तू इस तरीके से भाग रहा है लोगों से, कल बड़ी कंपटीशन होगी तो भी भागेगा, तो फिर तू करेगा कैसे? जब तू भाग ही नहीं लेगा तो होएगा कैसे? मैं कुछ पंक्तियां भी लिखता हूं, आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जीवन में कुछ लगे ना लगे, लेकिन एक जुनून की आग जरूर लगनी चाहिए। प्रतियोगिता कितनी भी कठिन हो, लेकिन भाग जरूर लेना चाहिए। वो लाइन मुझे आज भी याद आती है। उस दिन मेरे को बड़ा पछतावा होगा मेरे ऊपर। फिर मैंने बहुत मन लगा कि पेंटिंग सीखी। उसके बाद में कोई सा भी ऐसा कंपटीशन नहीं था कि मैं उसमें प्रथम प्राइज मेरे को नहीं मिला। बहुत खुश हुए मेरे पापा, उनको लगा कि नहीं बेटा उस बात को समझ पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पापा एक बड़ी गंभीर बीमारी से गुजरे हुए थे। उनको लगता था कि मैं अब काम करने में इतना सक्षम नहीं हो पाऊंगा, तो हमारे बच्चों को क्या होगा, क्या भविष्य होगा। हमारे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी। उन्होंने मेरे को बोला कि मनदीप तू बड़ा है घर का, अब तेरे को पेंटिंग करनी चाहिए, अब तेरे को घर को सर्वाइव करना चाहिए। मैं कहा मैंने पापा मेरे को पढ़ना भी है, कि पढ़ाई के साथ में तू एक काम भी कर। तो उसके बाद में ऐसे तो काम नहीं चला, लेकिन पापा ने एक बात कही थी मेरे को कि भाई 18 साल हो जाएगा, उसके बाद में तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, तुझे करना है तो कर, यहाँ से बाहर चले जाना। उस डर के कारण मैं 16 साल की आयु में 9th क्लास से मैं एक कमर्शियली पेंटिंग बनाने लग गया था। और मेरे स्कूल का खर्च, दूसरे घर खर्च, वो भी सारे उसी में आने लग गए थे। तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन पापा की एक बात थी कि मेरे बच्चे जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी मैच्योर हो जाए। तो जिसके घर में अभाव होता है ना, वो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। और उस समय मेरे को बड़ा ख़राब लगता था कि यार हमारे घर में पूरी सही चीज़ें नहीं है, सुख सुविधा की। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सामने मैं मेरे पिताजी की वजह से ही बैठा हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ मेरी माताजी के लिए। मेरे पिताजी का नाम श्री कन्हैयालाल जी शर्मा है और मेरी माता का नाम मीरा शर्मा है। एक कृष्ण है, एक मीरा है। और मैं इसी वजह से राधा कृष्ण की ज़्यादा पेंटिंग बनाता हूँ। और मेरी पीछे मनदीप शर्मा नाम मेरा है, लेकिन मीरा लगाने का कारण यही है कि मैं माता को मैं कुछ कर्ज तो नहीं चुका सकता, इतनी अपने हिम्मत नहीं, इतनी अपने को भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया कि अपने माँ का कर्ज चुका पाएँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मीरा को मैं अपने नाम के साथ में रखूं, उसके पीछे रखूं, मेरे नाम के पीछे, ताकि उनका आशीर्वाद मुझे हर समय मिलता रहे। और दूसरा कारण ये था कि मुझे लगता है कि माँ ही सबसे बड़ा गुरु होती है। तो गुरु जब हमेशा अपने पीछे रहेगा तो किस बात का डर। बेखौफ होके मैंने चित्रकारी की। हमारी माताजी की पेंटिंग बताऊंगा जो आज तक रिनाउंड नहीं हुई है कभी भी। मैं आपके सबके सामने, आदरणीय सभी लोगों के सामने मैं गुजारिश करता हूँ कि मम्मी को 3 पेंटिंग ही बनाना आती है, हाथी, घोड़ा, ऊंट। लेकिन वो अभी भी बना रही 35 साल से, बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे घर की लाइफ लाइन थी ये तीनों पेंटिंग्स। हमारे शिक्षा में, हमारे रहन सहन में, हमारे जितने भी छोटे मोटे बचपन के जो खर्चे थे मेरी माताजी ने निकाले, क्योंकि पापा काम करने में धीरे धीरे असमर्थ हो चुके थे। बड़ी हिम्मत के साथ में मम्मी ने वो काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मेरे पीछे नाम रखूं। मैं इतना बड़ा नहीं बन सकूंगा कभी भी, क्योंकि नाम बहुत बड़ा होता है। मैं मम्मी की 3 पेंटिंग्स बताना चाहता हूं जो मार्बल पे बनती है। हाथी, ये मार्बल की एक पट्टिका होती है, उस पर बनती है। ये बड़ी सिंपल पेंटिंग है, लेकिन हमारे लिए बड़ी असाधारण है। इनमें हमने कलर भर भर के सीखे। घोड़ा और ये ऊंट, ये तीनों पेंटिंग्स हमारी घर की लाइफ लाइन थी। इसी वजह से हमारे घर में पैसा आता था, इसी वजह से हमारे घर में राशन आता था, सारी चीज़ें इसी से होती थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो कि आय का स्रोत था। और एक बहुत बड़ी, मतलब हम भगवान के तुल्य मानते हैं इन तीनों पेंटिंग्स को।
मेवाड़ भूमि में जन्मा हूँ मैं, तो राजस्थान है, रंग रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की तो बात ही अलग है, पूरी अपने वर्ल्ड में बहुत फेमस है। सभी को अपने शहर प्यारे होते हैं, उसी तरीके से मुझे भी अपने जिलों का शहर बहुत प्यारा है। इस मिट्टी में बड़ी दम है। सभी मिट्टी जो राजस्थान की, उसमें बड़े वीर पैदा हुए हैं, भक्ति रस पैदा हुआ है, वीर रस हुए, कला रस है, रस रंग है, सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं कुछ लिखता भी हूँ छोटा मोटा, ज़्यादा मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने इस मेवाड़ भूमि के लिए बहुत प्रेम है मेरा। मैं इनको बहुत मानता हूँ, और मेवाड़ में मीरा भी पैदा हुई है, तो मैं इसलिए मैं मम्मी को भी नाम अपनी पेंटिंग के पीछे रखता हूँ। जिस मिट्टी में आप जन्म लिए उस मिट्टी को नमन करो, ये तुम्हारा जहान बना देगी। ये मिट्टी माँ समान है, इसका कर्ज अदा करो, ये तुम्हें महान बना देगी। इस जीवन में तुम्हारा कभी भी सोचा नहीं होगा, अपनी सोच में इतनी शक्ति भरो, वो तुमको जमीन से आसमान बना देगी। तो इस मिट्टी की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अपनी शिक्षा विद्यानिकेतन बदनौर हवेली, एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से लेकर 10वीं तक की। उसमें बड़ा कुंठित रहता था मैं कि उसमें मुझे ड्राइंग बनाने का मौका नहीं मिलता था। एक प्राइवेट स्टूडेंट जब गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो हालत ऐसी होती है कि वहाँ से सब उद्दंड बच्चे होते हैं, और एक बच्चा जो बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। मैं मेरे एवरेज में 60-70% में ही रहता था मैं, मतलब पढ़े में ना तो ज़्यादा बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा बुरा था। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक जरूर रहता था कि मुझे ड्राइंग में पढ़ना है, ड्राइंग विषय मेरा जो है वो उसमें पढ़ना है। तो मैंने पूरा उदयपुर सर्च किया। उस समय मेरे को पता पड़ा कि गुरु गोविंद सिंह में सरकारी स्कूल है, वहाँ पे 11th-12th में आपको ड्राइंग अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आपके अनिवार्य सब्जेक्ट के अलावा। मैं प्रथम कला शिक्षक थे मेरे आदरणीय श्री शंभूलाल जी दोषी। जब मैंने पहली बार किसी टीचर को क्लास में इतने बच्चों के सामने ऐसे ब्रश चलाते हुए देखा और ऐसे ही घुमाते हुए देखा, तो मेरी रूह ऐसे प्रसन्न हो गई। मेरे को लगा अगर मैं किससे क्या गया, ये मेरी मंजिल थी। मुझे लगभग 13 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि नर्सरी से लेके वहाँ तक उन्होंने मुझे कंपोजिशन सिखाई और बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई, और मैं उनसे बड़े प्रभावित हूँ। आज भी मैं उनसे परिचित हूँ। वो घर पे कभी कभी आते हैं, आशीर्वाद स्वरूप बहुत खुशी होती है। फिर मैं कॉलेज में आया, एक बड़े अद्भुत सर मिले हमको, डॉक्टर हेमंत द्विवेदी। जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तब उन्होंने, वो मेवाड़ी में ज़्यादा बहुत बात करते हैं, मैं उसी लहजे में बात करूँ, मैं थोड़ा मिमिक्री भी करता हूँ। कई भैया तो आई तो क्यों हटे, तू बनाएगा कि नहीं बनाएगा हटे, ध्यान रख जाए। तो मैं डर गया था उनसे, लेकिन उनका प्रेम इतना था कि करते करते मैं MA और ये तक पहुँच गया था। जैसा कि पता होता है कि आप थोड़े से तैयार होते हो, फिर आप एक फैकल्टी में जाते हो, आप पारंपरिक चित्रण भी करते हो, उसके बाद में एक फैकल्टी में जाते हो जहाँ पे मॉडर्न आर्ट सिखाया जाता है, पूरी वर्ल्ड की आर्ट उसमें आती है। तो आपके अंदर एक थोड़ा सा इगोइस्ट होता है कि मेरे को तो आता है यार। लेकिन जब मैं इन गुरुओं से मिला, डॉक्टर हेमंत द्विवेदी साहब, डॉक्टर मदन जी सिंह राठौड़ और डॉक्टर धर्मवीर जी वशिष्ठ साहब, ये सब मुझे कॉलेज के शिक्षक थे, मेरे प्रोफेसर साहब थे। इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से तराशा। इसमें से मदन जी सर थे, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि मनदीप यार देख, तेरी पेंटिंग्स तो अच्छी बनाता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तेरी पेंटिंग्स में, कि तेरी सबसे पहले तुझे खाली होना पड़ेगा कि तेरे को बहुत कुछ आता है। तो मैंने कहा सर खाली कैसे हो जाए। तो उन्होंने बात बताई थी मेरे को कि देख, किसी के पास चने होते हैं ना तो दांत नहीं होते हैं, और किसी के पास दांत होते हैं ना तो उसके पास चने नहीं होते हैं। मैं बात ही नहीं समझा। उन्होंने बोला कि तेरे पास दोनों चीज़ें, लेकिन तेरे को चबाना नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मुझे चबाना सिखाइए सर। तो उन्होंने कहा आपको खाली कर, अपने आप को बिल्कुल प्योर रख। जब हम कुछ कहेंगे तो कंपोजिशन को सीखना, स्पेस को सीखना, देखना आना चाहिए पेंटिंग्स को। ये हेमंत जी सर ने बताई थी बात कि पेंटिंग आप जब तक देखोगे नहीं तो दिखा नहीं सकते, तो देखना आना चाहिए। तो देखने के लिए क्या होता है, हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक विधा को देखना पड़ता है। संगीत को भी आप पेंटिंग में उतारिए, आप साहित्य को भी पेंटिंग में उतारिए, नृत्य को भी पेंटिंग में उतारिए। आप हर एक एलिमेंट जो आपके आसपास हो रहा है उसको पेंटिंग के रूप में देखना, मैं इस कॉलेज के संदर्भ में सीखा था। तो गुरुओं की बात आ रही है यहाँ पे अभी।
बहुत अच्छा लगा मेरे को इन लोगों से पढ़कर। जब ड्राइंग मेरी पूरी हुई एमए 2006 में, उसके बाद में सभी जने नेट का फॉर्म भरे थे, मैं भी नेट का फॉर्म भर लिया, 200 रुपये का लेके आया और भर दिया, भाई अपन भी नेट भरेंगे, क्यों सब भर रहे हैं। लेकिन अचानक मेरे मन में क्या पता क्या हुआ, यार मुझे तुझे जॉब नहीं करना है यार, जॉब नहीं करना, जॉब के लिए नहीं, तू क्या करेगा तू। मैंने उसी समय नेट का फॉर्म फाड़ दिया। सब जने ने मेरे को पूछा मंदीप ये क्या करा, लेकिन उसके बाद में मैंने अपना रास्ता तय कर लिया कि मुझे स्वतंत्र चित्रकारी करनी है। जो लोग कर चुके हैं वो नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप में अलग सा एक मुकाम पाना है। जो एक जोश जुनून होता है, वो सारी चीज़ें थी उस समय की बात, लेकिन अब तो मुझे पता पड़ गया है कि बहुत ये जोश जुनून काम करें, प्रेम ही काम आता है पेंटिंग्स में। गुरुओं की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई भी गुरु ओनली ड्राइंग ही सिखाए। कोई आपके लिए आपको जीवन में एक अच्छे स्तर के पहुंचाने तक की बात भी करते हैं। कोई आपको जीवन चरित्र के बारे में बात करता है, कोई आपको अभ्यास करवाता है दुनिया भर का। तो हमारे मैं 3 गुरुओं को ऐसे मानता हूँ जो पेंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो पेंटिंग करवाना जानते हैं, एक बड़ा आर्टिस्ट बनवाना जानते हैं। 2005 की बात है, हमारे उदयपुर में पुलिस महानिरीक्षक आदरणीय श्री वीके गोदिका साहब, उनके हाथ में मेरी कोई पेंटिंग गई होगी, मुझे नहीं पता। उनका फ़ोन आया कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि आईजी क्या होता है। मैं और मेरा छोटा ब्रदर दोनों गए वहाँ पे, और उन्होंने मेरे को देखा ऊपर से नीचे। उसके बाद में पेंटिंग्स देखी उन्होंने, और बोले कि तुमने बनाई क्या। मैंने कहा जी साहब। हम थोड़ा सा नर्वस हो गए थे पुलिस को देख के, इतने बड़े साहब हैं, और लेकिन उनके अंदर वो कोई भी बात नहीं थी, वो बड़े कला प्रेमी थे। जिंदगी में फर्स्ट बार मैं किसी कला प्रेमी से मिला, व्यापारी से तो बहुत मिला, लेकिन कला प्रेमी से मिला। उन्होंने मेरे बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, एक चूज़ की, और बहुत देर तक आए नहीं वो मुझे लगा गई अपनी पेंटिंग, कुछ नहीं कह सकते। मैंने लगभग 10 या 15 मिनट वेट किया। मैंने कहा संदीप चलते हैं यार, थोड़ी देर में आए। उन्होंने मेरा मुंह मांगी, मुझे रकम जो थी वो मुझे दी, और उन्होंने बोला कि जो भी अब करेगा वो तो मेरे लिए करेगा। मतलब कुछ भी बना, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है भाई तू ये पर्टिकुलर ये चीज़ बना। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उन्होंने मेरे को कुछ पेंटिंग मैंने उनके लिए चालू की, जो मुझे आता था, मुझे थोड़ा बहुत। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं उनको गुरु की मानता हूँ, ये बात इस वजह से। मैं एक दिन किसी निजी कारणों से बहुत परेशान था, उनके पास में गया, आर्थिक रूप से परेशान था, पापा की तबीयत भी खराब रहती थी। तो मैंने अपनी बातें करने चालू की थी, लेकिन वो मेरी पेंटिंग्स देख रहे थे। एक पेंटिंग ऐसी बनी थी जिसमें राधा का अक्स कृष्ण में जा रहा है, कृष्ण का अक्स राधा में जा रहा है। मैंने बड़ी आसानी से वो पेंटिंग एक श्लोक के ऊपर बना दी। वो पेंटिंग देखे जा रहे थे, मेरी बात पे गौर नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर, मैं बार बार अपनी बातें किए जा रहा था, छोटा बच्चा था उस समय में, 22-23 साल का। तो उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी, यार तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, तेरे अंदर गुंजाइश है, मैं वो देख रहा हूँ। फर्स्ट बार मुझे किसी ने यूँ कहा कि तू अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, ये उन्होंने ही कहा। जैसे पिताजी जानते थे मेरे, लेकिन कभी पिताजी अपने बच्चे को तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बच्चा कमज़ोर ना हो जाए। मेरे पिताजी बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े बोल्ड थे, बहुत बीमारियों से उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारे अंदर भी वो बात थोड़ी सी आई। अपनी कमियों पर काम करना चाहिए, जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। मेरे जीवन में बड़ी कमियां थी हर बात की, तो जैसे जैसे गुरु मिलते गए वैसे वैसे मेरी कमियां दूर होती गई। गुरु एक प्रकाश का बिंब होता है, आप उसके पास में जाओगे तो आप भी ऊर्जावान हो जाओगे और प्रकाशित हो जाओगे। हमारे एक और गुरु हैं आदरणीय RN कोप्टा साहब, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। उनके पास बहुत सारे गणेश जी की कलेक्शन है। मैं बचपन में उनके साथ में बहुत काम किया, और बहुत सारे मैंने गणेश जी बनाए। तो मेरा अभ्यास इतना अच्छा हो गया। उन्होंने बोला कि दो गणेश जी आपस में बातें करते, 2 गणेश जी ऐसा करते, 3 गणेश मिक्स होकर बातें करते। तो मेरी सोच जो बहुत डेवलप हो गई, और मतलब वो स्केच इतने सस्ते होते थे कि मुझे फटाफट बनाना होता था, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। तो मुझे पॉलिश करने का जो काम था, मैं कोप्टा साहब के अंडर में मैंने किया। और तीसरे मेरे गुरु हैं आदरणीय ऋषभ भैया,
उन्होंने मेरे को एक बात बताई, मनदीप छोटा काम नहीं करना, काम करना तो बहुत बड़ा करना। अब बड़ा मैं भी समझता नहीं बड़ा क्या होता है, बड़े का दैट सेंस भले तुम काम छोटा करो लेकिन उसकी लेगेसी होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो कैसे करें? तो उन्होंने मेरे को एक समझी बात कि पूरी छूट दे दी मुझे कि ऐसा काम किया जा सकता है। मैं उनसे बात करते करते इस तरीके से सीखा कि पेंटिंग्स की बारीकियां सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब मैं 2013 की बात बताना चाहता हूँ कि एक जयपुर में बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल हुआ था। तो उसमें मैंने बहुत सारे कला गुरुओं को देखा। उसमें आदरणीय शाकिर अली साहब सर भी थे और अर्जुन जी प्रजापति भी थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे जयपुर के, और वो गजब के कलाकार थे। और मैंने देख के मैंने दंग रह गया। मैंने कहा यार गजब, बहुत बारीकी से इन्होंने कलाकारी करते हैं। और देख देख के मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं। बीजी शर्मा जी, आदरणीय श्री रेवा शंकर जी, ये इन्होंने मतलब बहुत प्रेरणा दी और बहुत सारी मेरे को ऊर्जा से लवरेज रखा। हमेशा जो काम करते थे इनको हम देख देख के सीखा करते थे। तो मैं अब अपनी बात को, मुझे पता नहीं टाइमिंग कितना हुआ है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी कुछ पेंटिंग्स आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैं एक जो वाकया है ऋषभ भैया के साथ में हुआ था, वो पैसे से सीए हैं और बहुत ही अच्छा वो पियानो बजाते हैं। मैं एक बार फर्स्ट बार उनके पास में घर पे गया था, तो उन्होंने मैं सोच ही नहीं सकता था कि उन्होंने इतनी अच्छे पियानो कैसे बजा लिया। वो इतने पढ़े लिखे हैं और मतलब पढ़े लिखे तो बस नौकरी करेंगे, लेकिन उनके अंदर आर्ट भरपूर था। तो मैं आपको, अब मेरा कैमरा हिलेगा, आप सबको डिस्टर्बेंस होगा, काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ये विधा ऐसी है कि बात करके जितनी नहीं बताई जाए उतनी दिखा के अच्छी बता सकता हूँ मैं। तो उन्होंने पियानो बजाया और पियानो इतना गजब बजाया जैसे मैं म्यूज़िक को पहले भी लव करता था, आप सब जने जानते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं पेंटिंग्स बनूंगा पियानो के ऊपर कृष्ण बजाते हुए। जब वो कृष्ण की बात आई थी तो मैं कृष्ण का स्केच किया था, लेकिन वो कृष्ण बने ही नहीं मुझसे। उस जगह एक अलग चीज़ बन गई, वो राधा बजा रही पियानो और कृष्ण उनके साथ में बांसुरी बजा रहे हैं। और वो ऑटोमेटिक, क्या पता मेरे अंदर कौन सी चेतना जागृत हुई, क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन अब मैं आपके सामने ये उनकी पेंटिंग्स जो उनके लिए बनाई थी मैंने, वो आपको बताना चाहता हूँ। कैमरा हिलेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब ये पियानो वाली पेंटिंग बनी थी मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी, मेरे हाथ से आप पता पड़ सकता है। इसकी डिटेलिंग आप देखना। मैंने ये सोच के बनाई थी कि पियानो कैसा होना चाहिए उस समय। तो इनके पास मैंने मोर बनाए, आप देखिए, और राधा की अंगुलियां उस पियानो पे गिरी हुई हैं, और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, कृष्ण और राधा। और राधा वो वाला गाना गा रही, आपने को गाना मैंने भूल गया, वो उन्होंने वो गाना गाया था, लग जा गले फिर ये बात होना हो। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उस बात से। तो ये मेरी चित्रकृति एक, आप फर्स्ट ये आप देखिए। इसके बाद में फिर मैंने ये कहा था, सोचा था कि यार राधा तो पियानो बजा दिया, अब कृष्ण पियानो बजाए। तो कृष्ण पियानो बजाएंगे तो अकेले तो नहीं बजाएंगे, कृष्ण है वो। तो ये पेंटिंग्स ये देखिए आप, कृष्ण भी पियानो बजा रहे हैं। ये मेरे मतलब थोड़ा सा उसका मॉडर्न प्रभाव रहा मैंने, तो इस वजह से मैंने ये किया, कर पाया। अब ये कृष्ण जो बजा रहे हैं, इसके अंदर देखिए छोटी सी ये गाय भी है और ये बड़ी छोटी है। आप मेरी अंगुली से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी छोटी है। इसमें मोर है, ये मोर के ऊपर हाथ करके खड़ी कृष्णा राधा और ऐसे देख रही। इन्होंने बांसुरी ले ली है, ये सब भाव रहते थे मेरे। और ये दूसरी गोपियाँ बैठ के सब सुन रही हैं। ये मोर सब इकट्ठे होकर देख रहे हैं, पक्षी।
बंदर, शायद कैमरे में पूरा नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ लिमिटेशन होती है इन चीज़ों की। ज़रा ये पेंटिंग्स आप ले लीजिए वापस। मैं आपको एक पेंटिंग्स और बताना चाहता हूँ, जो पेपर पेंटिंग्स है। कृष्णा जी खड़े हैं और राधा को देख रहे हैं। राधा को मैंने थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था, मैं बहुत सारे गुरुओं को फॉलो करता हूँ। राजा रवि वर्मा को देखा था मैंने, तो थोड़ा अक्स लाने की कोशिश की उनको देख कर के भाई कैसे बनाएं। और कुछ यूरोपियन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका बैकग्राउंड मैंने लिया और कुछ नया करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ही बोरियत महसूस होने लगी थी मुझे कि मैं किस तरीके से एक ही जैसा काम कर रहा हूँ। एक मैं शिव जी की पेंटिंग्स आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जल्दी दीजिए, ये पेन हटा दीजिए। ये जो करता हूँ ये सिंथेटिक प्लेट पे करते हूँ काम। जो पहले आइवरी चलती थी, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आइवरी पे नहीं करता हूँ। बेकसूर जानवरों की बहुत हत्या होती थी उस चक्कर में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पे करता हूँ और कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, ऐसा मेरी सोच है। टेक्नोलॉजी से आज हम बात कर रहे हैं तो आज ये भी किसी वजह से बनी है, प्लास्टिक प्लेट बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें भी काम बड़ा सुंदर होता है और मैंने ये किया है। मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूँ और आज ये सावन भी चल रहा है तो मैंने शिव जी के ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। आप जरा इनको देखना। आप ये झरना देखिए, आप जरा यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी जो दिख रहे हैं बिल्कुल मेरे मतलब हाथ से भी बिल्कुल बारीक हैं, वो चींटी के बराबर होंगे। इनके पाँव को देखिए, इनके शेर की आँख को देखिए, इनकी जो घंटी है, रुद्राक्ष हैं, हाथों की बनावट है, आपस में देखना है। भाव जो है तो हैं वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। मिनिएचर्स में अक्सर भाव बहुत शून्य हो जाते हैं, 2D फेस होते हैं। वो मुझे अब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा दूसरों के उस चीज़ में करना चाहिए कि भाई जैसे मुझे एस एम पंडित जी का काम बड़ा पसंद आता है तो मैंने उसका भाव लेने की कोशिश की है। एक पेंटिंग्स मैं और बताना चाहता हूँ आपको। ये जल विहार करते हुए हैं कृष्णा और गोपियाँ। इसमें मैंने सारी गोपियों को ऐसा बताया, कोई भी मतलब अपने आप अपने भाव में व्यस्त है। कृष्ण खड़े हैं, एक गोपी इनके गले में कमल बांध रही है, कमल की जो कलियां होती है, एक अपने आप इतने पास में आ गई, वो रुक नहीं पाई, वो किस कर रही है, मतलब चुम्बन देने लग गई। कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है। एक ये कमल की माला बांध रही है गले में, एक ये मोतियों की माला लेके आई है, एक कमल लेके आई है, और हाँ एक ये है जो सीप ढूंढ के लिए, मतलब मेरे विचार थे पानी में से कृष्ण के लिए। और कृष्ण को समर्पित मैं हमेशा रहता हूँ कि मेरे पेंटिंग्स में भी आए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो डिटेलिंग की बात है। इन पत्तों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद कैमरा इतना टच नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें मैंने गिलेरिया भी बनाई है और ये जो पत्ते हैं इनके अंदर काफ़ी डिटेलिंग हुई है, लेकिन इसमें शायद कैच नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा आसमान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डॉट दिखेंगे आपको। वो डॉट नहीं है, ये वाले, ये पक्षियों का झुरमुट है। कभी लाइव पेंटिंग देखने का मौका मिले मेरी तो ज़रूर पधारिए और मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक पेंटिंग्स मैं आपको और बताता हूँ।
ये पेपर पे बना रहा हूँ मैं। मुझे भाव जो होते हैं ना चेहरे के, वो बड़े पसंद आते हैं। कि मैं अक्सर लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या रहना चाहिए, तो मैं उसको कृष्ण के अंदर, राधा के अंदर और सारी उन चीज़ों के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। जो मोर है, ये भी इसको इस तरीके से नहीं आ रहा है मोरनी को, मतलब वो एक कहते हैं कि भाई पेंटिंग्स के लिए एलिमेंट्स होते हैं ये साइड के, तो इनको भी उसी तरीके से बनाना चाहिए कि पेंटिंग का हिस्सा हो। एक पेंटिंग्स में आपको और बताता हूँ। ये देखिए ज़रा, इसमें कृष्ण जी बछड़े को लेके खड़े हैं, बछड़ा बड़े प्यार से उनको देख रहा है। ये भाव मैं ओनली फिगर्स में ही नहीं रखता हूँ, मैं जानवरों में भी रखता हूँ, आसपास के, मतलब कृष्ण को इतना मैंने बड़ा मान रखा है कि भाई उसके पास में कोई जाएगा तो क्या होगा, वो प्रेम वश हो जाएगा पूरा। तो कृष्ण राधा को देख रहे हैं, राधा ऊपर से देख रही है। आप जरा महसूस करना इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी कम हो रही है। मुझे लग रहा है कि शायद समय का भी बहुत अभाव है, मैं बहुत सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये पेंटिंग्स मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा है। ये पेंटिंग देखिए राम भगवान और सीता की, ये वन विहार का है। इसमें आप बैकग्राउंड को देखिए, बहुत ही डिटेलिंग के साथ में मैंने झरना बनाया, एक झरना, दो झरना, वो जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, इधर से होते हुए ये झरने का पूरा फ्लो है। तो मैं क्या पूरी पेंटिंग में डूब के बनाता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए जैसे मैं खुद हूँ वहाँ पे। मैं कभी पेंटिंग को ये सोचता नहीं कि इसमें रेखा क्या होती है, कलर क्या होता है, मैं बस डूब के बना देता हूँ। मुझे ज़्यादा वो नहीं रख पाता हूँ, मैं जो सिद्धांतिक जो चीज़ें होती है वो मैं रख ही नहीं पाता हूँ। अब जैसे लक्ष्मण और इनकी दूरी मैंने बताई है, लक्ष्मण एक बॉडीगार्ड के रूप में आया था, इनके सेवक के रूप में आया था, वो दूर है, लेकिन सीता माता और भगवान राम, वो दोनों, सीता के जो चेहरे के भाव हैं वो इस तरीके से आए हैं कि मैं तो बस आपके पीछे हूँ, और राम जी बस एक स्मित हास्य भाव के साथ में देख रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं, पूरी संसार की मेरे ऊपर है। अभी पानी से भी क्रॉस करके आए तो इनके पानी में भी पाँव भीगे हुए हैं जिनसे बूंद गिर रही है। मतलब मैं इतना अंदर चला जाता हूँ कि बूंद भी गिर रही है तो क्या होना चाहिए वहाँ पे पानी के पाँव में, मतलब कैसा होना चाहिए। तो वो, और एक इनका जो गैप बताना था कि इनके बीच की दूरी के गैप इन पानी देके किया है। एक पेंटिंग्स में आपको और बताता हूँ, ये कृष्ण और राधा की, आप इस बैकग्राउंड को देखिए जरा, ये इसमें यूरोपियन प्रभाव है जो पहले कर चुके हैं लोग बाग, बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन अब आजकल ये लोग बाग करते नहीं इस टाइप का जो प्रभाव है, प्रयोग है। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करें इस बात को नया लेके। इसमें कृष्ण और राधा बड़े छोटे हैं, ये देखिए आप, मेरे हाथ से पता पड़ जाएगा, बहुत छोटे हैं। ये भी पेपर पेंटिंग से, आप दोनों के भाव को देखना। गाय के और बछड़े के भाव को देखना। माँ बेटी है, बछड़ा पीछे है, और वो बड़ी तलीनता के साथ सो रहा है माँ के पीछे, और ये दूर गाय बनाई मैंने। अब इसका तो जरा देखिए, मैं खुद भी हमारे आसपास के क्षेत्रों में जाके देखता हूँ मैं बैकग्राउंड को, और मैं समझता हूँ कि किस टाइप की क्या चीज़ होती है। ये बंदर बनाए, इसके पीछे भी जैसे बच्चा बनाया, जब बनाते ऐसे नाटकीयता आती है तो मज़ा आता है पेंटिंग बनाने में। ऐसा लगता है कि अपन बहुत बड़ा भगवान की एक सेवा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है पेंटिंग बनाते बनाते। ऐसा लगता है कि अंदर ही चला गया हूँ। मैंने अभी कुछ कृष्ण के लेटेस्ट पोर्ट्रेट भी बनाए, वो आपके साथ में शेयर करूँगा, छोटे छोटे। ये देखिए आप जरा,
इनके भावों को देखना, चेहरे के, आंखें हैं, होंठ है, दांत है, छोटे से अंदर चमक रहे हैं। मेरे फोकस में और आपके इस स्क्रीन में कुछ फ़र्क आ सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बड़ी ये अलग सी परिस्थिति है। ये देखिए आप, छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ रही थी एक बार हमारे घर के आसपास, तो मुझे लगा कि ऐसा कृष्ण के पास में उड़े तो कैसा लगे। अब चेहरे को देखना, भाव को। ये भी मेरे बड़े फेवरेट कान्हा जी हैं बनाते हुए बात करता हूँ इनसे, बड़ी खुशी होती है। जो इनके छोटे छोटे से अंदर दांत दिख रहे हैं, हाथ हैं, ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बेटी अंबिका है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी आराध्या और दूसरी अंबिका। जो छोटी बेटी अंबिका है उसका स्वरूप कुछ ऐसा ही लगता है मुझे, तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी है, तो मैं उनसे इम्प्रेस होकर मैंने ये सारी चीज़ें अभी बनाई। समय काफ़ी कम है और मैं अब आपके सामने वापस लाइव आता हूँ। मैं अब आपके सामने पेंटिंग्स बनाऊंगा। सॉरी, इट्स ओके। मैं आपके सामने एक पेंटिंग बनाऊंगा, उसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसका प्रोसेस बता देता हूँ। उसके कुछ मैंने प्री फोटोग्राफ लिए हैं जो प्री उसमें सब थे, और कुछ स्केचेस मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया है उनका। ठीक है, सही लगा मुझे। ये महादेव जी की पेंटिंग बनाई थी मैंने, उसका स्केच किया था। मतलब प्रथम जो स्केच होता है वो था एक मतलब लाइन ड्राइंग्स के साथ में वो किया मैंने। फिर इसके मैंने फ़ोटो लिए पेंटिंग्स के, तो जब प्रोसेसिंग फ़ोटो थे वो लिए। अब ये फ़ोटो उसी पेंटिंग्स का ही है, इसमें लाइन ड्राइंग भी दिख रही है आपको। और इसका एक नेक्स्ट फ़ोटो भी है प्रोसेसिंग का था, वो ये लिया है। जो ये पेंटिंग्स है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अभी। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मुझे म्यूज़िक के बिना पेंटिंग मुझसे बनती नहीं है। सावन का महीना चल रहा है और शानदार मौसम है, एकदम रमणीय मौसम है और बड़ा ही एक माहौल बन जाता है इस पेंटिंग में। तो शिव जी की बात किए बिना रह नहीं सकता हूँ। मेरे शिव जी मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं मेरा। तो मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और एक म्यूज़िकल आपके साथ में शेयरिंग करूँगा ये पेंटिंग्स बनती कैसे हैं। बहुत सारी कमियां रह चुकी हैं, समय बहुत कम है, लेकिन आप निभा लीजिएगा। आप जरा कैमरा है ना, ये कैमरा मैं आप ही हिलाऊंगा, आप फील करना पेंटिंग्स को। आप जरा इसको लीजिए और गाने के साथ में इस पेंटिंग का आनंद लीजिए। आप सीधा बैठिए आराम से। सब कह रहे हैं आदि योगी,
धन 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 उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी ईश दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी बज उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत सांस शाश्वत सांस शाश्वत प्राण कुंदन उतरे मुझ में आदि योगी ओम धारा छलक छंचन सांस शाश्वत प्राण उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी आर्ट को अप्रिशिएशन किया। मैं वापस सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विकट परिस्थितियों को भोलेनाथ जल्दी हर ले। हम सभी कमरों में पैक होके नहीं मिले, हम सभी बाहें फैलाकर आपस में मिलें और उसी प्रेम के साथ हम सभी जने अपनी कलाएं रचें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का अनुभव शेयर करें। मैं आप भी वापिस कहता हूँ कि इसी टेक्नोलॉजी का बड़ा स्वागत है कि हम नहीं मिलते हुए भी सबके सामने मिल पा रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हम इस तरीके से काम करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी दूसरों के लिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद के लिए बात करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भी आप सभी का प्रेम और विश्वास था कि मैं कुछ कर सकूँगा और मैंने कुछ करने की कोशिश की है। तो मैं समय शायद हो चुका है और मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस लाइव सेशन में किसी बात की कमी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मेरे शब्दों पे तो अगर कहीं किसी की रह गई हो तो कुछ तो मुझे माफ़ करें, त्रुटियाँ रह सकती हैं। कलाकार हूँ, शब्दकार नहीं, चित्र बना सकता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे ऐसा मौका मिला और आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ में ये काम किया है। और मुझे लगता है कि ये समय भी कम पड़ गया है आपसे बात करने के लिए, तो कभी हम वापस मिलेंगे और ऐसी और दूसरी कला चर्चा करेंगे। मैं आज सभी के साथ में एक बात कहना चाहता हूँ सामने कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपके हिसाब से मिल जाता है तो आप 90% जंग
आपकी ज़िंदगी की जीत लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने, उसका नाम कोमल है, कोमल शर्मा ने बड़ी ही मतलब पूर्णता के विश्वास के साथ, जब मैं कुछ भी नहीं, 2 कमरों के साथ में रहते थे हम सभी जने 5, लेकिन उसने मेरे ऊपर विश्वास किया, उसने मेरे जुनून पर विश्वास किया कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो अपना घर छोड़ के आई। और उसी शक्ति के कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। और आज आपको सरप्राइज होगा कि वो भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई। उसने ड्राइंग में भी एमए किया है मेरे कहने पर कि भाई मैं आपके बराबर कदम ताल मिलाना चाहती हूँ। तो मैं उसकी पढ़ाई का विषय नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से काम किया। मैं कुछ पेंटिंग्स उसकी भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है, क्या पता मौका मिले ना मिले, तो वो भी छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाती है, मेरा कुछ से लेती है। प्लीज़ आपके मिनिएचर्स दीजिए मुझे। ये श्रीनाथ जी बनाए उन्होंने। श्रीनाथ जी एक 2D फॉर्म में बनते हैं, तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप श्रीनाथ जी को इस तरीके से बनाओ कि ज़्यादा कठिन नहीं हो, लेकिन ये कंप्लीट उनके हाथ के, बस चेहरा मैंने बनाया। मैं उसको बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मेरा इतना सपोर्ट किया उसने, अभी भी इस लाइव सेशन में और पूरी लाइफ में भी और अभी भी करती रहेगी। ये देखिए रागिनी बनी थी। बस चेहरा वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ उसने बनाई है अपने आप से सीख के। ये देखिए बड़ी सुंदर पेंटिंग है बीजी शर्मा जी की, मुझे बड़ी फेवरेट है। ये यशोदा की इसने कॉपी की थी। तो पूरा परिवार हमारा एक कलामय परिवार है, और बड़ी ही मतलब हम शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ और प्रेममय आनंद हम घर में बनाते हैं। पेंटिंग्स का ये रहता है, और बड़ी योग साधना हो जाती है हमारी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं डूबे रहते हैं। और आज भी हमने आपको जितना बता सका, जितना था, कुछ कमियां रह गई होगी मेरे अंदर, हर इंसान में होती है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे से कुछ कमी रह गई हो। मैं पुनः श्री सीमेंट और राजस्थान फोरम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं सभी पदाधिकारियों का ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जने इसी तरीके से प्रोग्राम करते हैं, नए नए आर्टिस्टों को बुलाएं और सभी इसी तरीके से हौसला बढ़ाएं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी समय मुझे लगता है शायद रह चुका है, तो एक बात और कहना चाहता हूँ। आप कोई भी नया कोई आना चाहे तो एक विचार लेके आए कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। नया कोई भी युवा आना चाहता है तो उसको एक विचार लेके आना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं आर्टिस्ट के लिए मैं क्या हूँ, मैं एकलव्य हूँ कि अर्जुन हूँ। अब अर्जुन को तो कृष्ण भी मिले और द्रोणाचार्य भी मिले, लेकिन एकलव्य को वो गुरु नहीं मिला। लेकिन आपको गुरु साधना पड़ता है फिर, जैसे एकलव्य ने बनाया। तो मुझे आज ऐसा फील होता है कि मेरे को कभी कभी इतनी इच्छा होती है कि मैं लियोनार्डो विंची अगर के टाइम में मैं होता तो मैं शायद मैं शिष्य बनता। माइकल एंजेलो होता तो मैं उसका शिष्य बनता, लेकिन वो नहीं है। राजा रवि वर्मा साहब, SM पंडित जी और ये सब जने, बीजी शर्मा जी नहीं है। तो मुझे इच्छा होती है उनके साथ में काम करने की, लेकिन एक वो जो काम कर चुके हैं तो उसी को माध्यम बना के मैंने आत्मसात किया है। और आप यकीन मानिए कि ध्यान आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ब्रह्मांड में उनकी सारी ऊर्जाएं घूम रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं जब जिस आर्टिस्ट का ध्यान करता हूँ, प्लीज़ मेरी कल्पना में आइए, मुझे अपना प्रेम दीजिए, मुझे अपनी कृपा बरसाइए। वो आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। तो ये एक अलग निहित शक्ति है। आप इसको ध्यान की शक्ति कह सकते हैं, प्रेम की शक्ति कह सकते हैं, एक समर्पण की शक्ति कह सकते हैं। तो आप प्लीज़ किसी भी नए आगंतुक जो भी होते हैं उनको मन मसोसना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति में विश्वास करना चाहिए। आपको नहीं मिला है कुछ तो आप अपने अंदर प्रेरणा से आप सीख सकते हैं। और जब सीखने वाला होता है कोई इंसान तो उसको कोई आदमी नहीं रोक सकता है। तो आप इस आर्ट में आइए, बड़ी अच्छी चीज़ है। और चरम को छूने के लिए सब जने लालायित होते हैं, लेकिन कोई छू नहीं पाता है। और मुझे लगता है आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अपूर्ण से पूर्ण बनाती है। पूर्ण तो आज तक तो बन नहीं पाया, लेकिन पूर्णता की तरफ जरूर ले जाती है। आदमी में एक विनम्रता आ जाती है, आदमी में एक समझ पैदा हो जाती है कि वो एक बहुत अच्छी काम कर रहा है। तो आज जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको, तो ये बिना भगवत कृपा नहीं होती है। और मैं भगवान का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया है, और ये सारी प्रस्तुतियाँ उसके चरणों में हैं। और
मैं आप सभी जनों को जो आज मेरे से लाइव सेशन में जुड़े हैं और मेरा हौसला बढ़ाया है और इस तरीके से मेरे सारा काम किया है कि भाई मैं कर पाया, तो बहुत खुशी हुई है मुझे। और आप ज़रूर वापस मुझे बुलाइएगा, मैं वापस मेरा ये वीडियो देख के मैं देखूंगा मेरे अंदर क्या कमियां रह गई। तो मैं सभी जनों को, आप सभी जनों को प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि हम वापस मिलेंगे और इस तरीके से वापस काम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।